Good morning, dear students. Welcome to the class of Teaching of Science. Today, in this class, we will study and understand the real meaning of term science. Students, if we look etymologically, the word science has been derived from the Latin word scientia, which means knowing or knowledge. जो साइंस शब्द है, वर्ड है, इसको लैटिन भाषा के सिंटिया वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है नोइंग और नॉलेज। अगर हम पिछली शताब्दियों की बात करें तो 18वीं शताब्दी से पहले साइंस was referred as a natural philosophy, and still these days for some people it is a kind of title, for few people it is a concept, and few perceive it as a method or process, while some people think it as a way of inquiry. So, in this way, we can see we have different perceptions about science, and it is these perceptions which make it interesting and thrilling to its learners. Similarly, if you look back towards your own childhood and school days, you can find you were having different perceptions about this subject. अगर आप अपने स्कूल के दिनों को, बचपन के दिनों को याद करते हैं और जब आप साइंस को पढ़ते थे उस समय को याद करते हैं, तो अब इस स्थिति में हम भली भांति ये जान सकते हैं कि उस वक्त साइंस हमारे लिए कुछ और मायने रखती थी और आज साइंस के कुछ और मायने हैं। तो ये मायने क्या हैं और ये साइंस की उत्पत्ति हुई कैसे, जरा इस पे भी हम चर्चा करते हैं, जिससे हमें साइंस को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड इट इज़ ए फैक्ट दैट ऑल ह्यूमंस आर क्यूरियस बाय नेचर। सभी इंसानों में स्वाभाविक तौर पर एक उत्सुकता होती है और ये उत्सुकता हर इंसान की अलग अलग होती है, लेकिन वो उत्सुकता होती किस लिए है, प्रश्न ये भी है। तो जो उत्सुकता होती है वो उत्सुकता होती है इंसान की अपने आसपास अपने से जुड़ी हुई सराउंडिंग की चीज़ों को जानने की, या यूँ कहें अपने आसपास के वातावरण को या प्रकृति को जानने की। और आसपास के वातावरण और प्रकृति को हम वर्ल्ड अराउंड द इंडिविजुअल कहते हैं। अब जैसे हम में ये उत्सुकता है, मुझे लगता है कि मुझे इस पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्यूरोसिटी कैसे होती है। उदाहरण के लिए, जब हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ नया देखते हैं, तो हमारी उस चीज़ को अच्छे से जानने की एक टेंडेंसी होती है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, उसको छू कर देखते हैं, इससे क्या होता है, मतलब हम उसको एक तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो एक्सप्लोर करने की जो हमारी उत्सुकता है, उसी को क्यूरियोसिटी कहा गया है। अब ये जो क्यूरियोसिटी है जो हम इंसानों में है, ये सिर्फ हम ही में नहीं है, ये हमारे पूर्वजों में भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आवर एंसेस्टर्स वर ऑल्सो क्यूरियस बाय नेचर, एंड इट इज दिस क्यूरियोसिटी विच ड्रोव देम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। उनकी इसी उत्सुकता ने उनके आसपास के वातावरण को उनको एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया, और जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उसको एक्सप्लोर करने के बाद उनको पता चला कि इस वातावरण में जिसमें वो रह रहे हैं, जिस संसार में वो रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए नुकसानदायक हैं, और कुछ चीज़ें हैं तो हैं, ना उनका फ़ायदा है ना उनका नुकसान है, राइट। तो ये जो एक्सप्लोर किया उन्होंने, जो चीज़ों को, अपने आसपास के वातावरण को, अराउंड द वर्ल्ड को जाना उन्होंने, और उसमें से उसकी किसी की उपयोगिता देखी, किसी की अनुपयोगिता देखी। सम थिंग्स दे फाइंड यूजफुल, few things they find useless. So they gathered that information from the nature, that around the world, around the nature, these things are beneficial for them and these things are not beneficial for them.
and slowly they started exploring all the things present in the nature around them. And why they started exploring these things around them? Because for their own benefit. So slowly they explored one thing, then another, then large majority of things were explored by the ancestors. That means human beings. And when they learn many things from this nature, so they make an objective of exploration, that whatever they observe in nature, they will preserve it for their use or for some others use, particularly human beings. And दिस सिस्टम गोज ऑन, ये आगे चलता गया चलता गया चलता गया। एंड एक टाइम ऐसा आया जब इस एक्सप्लोरेशन का मुख्य उद्देश्य रह गया कि नेचर को मैनिपुलेट करना है और कंट्रोल करना है, ताकि उससे मनुष्य जाति का भला हो सके। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी इंसानों में एक स्वाभाविक तौर पर उत्सुकता होती है, और वो उत्सुकता होती है अपने आसपास के वातावरण को, आसपास की चीज़ों को जानने की। और वो इसलिए जानने की कि इन चीज़ों में से हमें किससे फ़ायदा होता है, किससे नुकसान होता है, और किससे हमें ना फ़ायदा है ना नुकसान है। और इंसान की एक और टेंडेंसी है कि जो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसे वो संग्रहित करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, ताकि वो उसको यूज़ कर सके या किसी और के यूज़ में वो आ सके। और जिससे उसे नुकसान होता है उसको वो इग्नोर कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो ये सब चलता रहा, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंसान की समझ विकसित होती गई, हमारे पूर्वजों की समझ विकसित होती गई। उनके मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो था एक्सप्लोरेशन का, वो बन गया कि वो नेचर को मैनिपुलेट करें, वो नेचर को कंट्रोल करें, जिससे कि ह्यूमंस का बेनिफिट हो सके। अब जब ये सब होने लगा तो शुरुआत में इन द इनिशियल स्टेजेस द पेस ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज स्लो, बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग पास्ट टू पिछली 2 शताब्दियों की अगर हम बात करें, पास्ट फ्यू 100 years अगो, द पेस ऑफ एक्सप्लोरेशन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। जो ये नेचर को एक्सप्लोर करने का जो स्पीड थी, दर थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? बिकॉज देर वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द वेस्ट। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति कैसे आई? क्योंकि विज्ञान ने तरक्की की। और ये जो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं ये पश्चिमी देशों से ही हमारे पास आया है, इस रूप में जिस रूप में हम इसे स्टडी करते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया विज्ञान की तरक्की से, उससे उन्होंने कई प्रकार के औजार, टूल्स विकसित किए, सो दैट वो नेचर को एक्सप्लोर कर सकें और उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, फॉर मेकिंग लाइफ ईजियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो दिस कंटिन्यूड नाउ। अभी पिछले 200 वर्षों की बात कर रहा हूँ मैं। तो पिछले 200 वर्षों में बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिससे बहुत से अच्छे अच्छे टूल्स हमारे पास बने। और जब अच्छे अच्छे टूल्स बनते गए तो हमारी जो एक्सप्लोर करने की जो दर थी, स्पीड थी, पेस जो थी, वो और फास्ट होती चली गई, और जिससे हमारा एक्सप्लोरेशन ज़्यादा फास्ट हो गया। अब एक्सप्लोरेशन फास्ट होने से क्या हुआ? जब एक्सप्लोरेशन फास्ट हुई तो हमारे पास एक तरह का ज्ञान बढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट हैं, कौन सी चीज़ें नुकसानदायक है, किस चीज़ को हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम उसका लंबे समय तक जो है वो फ़ायदा ले सकें। हाँ, ये एक अलग बात है दैट unfortunately we can say the industrial revolution introduced an undesirable element into the exploration of the nature। यानी कि हमने, जब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे औजार हो गए, उपलब्ध हो गए, टूल्स हो गए, तो हमने हर प्रकार के नेचर को गलत तरीके से भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ नुकसान भी हुए। जैसे हमने उदाहरण के लिए, जैसे हमने गाड़ियों की डिस्कवरी की, व्हीकल्स हमारे जो हैं वो डिस्कवर हुए, फिर हमने व्हीकल्स का यूज़ करना शुरू किया। फ्यूल से, जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनका यूज़ जितना ज़्यादा हो रहा है, साइंस की देन है ये भी, ताकि हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना सुविधाजनक हो सके। तो इस तरह से हमने पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। जब पॉल्यूशन बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी। और साथ में हमने अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया, तो डिफॉरेस्टेशन भी हुई।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट है और जिससे कुछ अनवांटेड रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं जो और चुनौतियाँ जिन्हें खड़ी कर दी, वो एक अलग बात है जिसको हम अलग से डील भी करेंगे. So let us not go into detail of these things. But the thing is that unfortunately this industrial revolution introduced an undesirable element into the exploration of the nature. Now what happened? Exploration has become a tool not only for modifying and controlling nature for the benefit of the all, but also for controlling natural resources for the benefit of select few. कुछ किसी विशेष तबके के लिए भी हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और किसी विशेष तबके का फ़ायदा करने के लिए भी हम ये सब कर सकते हैं. एंड ऑल इज़ बिकॉज ऑफ एक्सप्लोरेशन. और एक्सप्लोरेशन कहाँ से शुरू हुई? बिकॉज ऑफ द क्यूरियस नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. अब आगे क्या हुआ? ये जो ह्यूमंस एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ थी, दीज रिजल्टेड इन द एक्यूमुलेशन ऑफ ए वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. अब जब ह्यूमंस ने एक्सप्लोर किया नेचर को तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई और जिससे हमारे पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हुआ, और हमने इसको इकट्ठा जब कर लिया तो हमारे पास नॉलेज का एक बहुत बड़ा स्रोत जो था वो बन गया. और इस बहुत बड़े स्रोत को, ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत को नेचुरल साइंस कहा जाता है. नाउ व्हाट वी डू इन नेचुरल साइंसेस? इन नेचुरल साइंस वी स्टडी अबाउट नेचर. दैट मीन्स वी स्टडी द एंटायर यूनिवर्स. Are you getting it or not? I hope you all have got it well. फिर से एक जस्ट ब्रीफ सा रिकैप करता हूँ. We as human beings are curious by nature. Our ancestors were also curious nature. Their curiosity drove them to explore the world around them. When they explored the world around them, they got a lot of information, got of knowledge, which they stored, preserved, right? And as they kept on exploring the nature, that is universe or the world around them, the knowledge kept on increasing, and that increasing knowledge became a source, huge source of knowledge for others as well. And this huge source or vast source of knowledge is termed as natural science. Are you getting it? Okay. The knowledge which increased manifold now has been organized in different disciplines. The knowledge is now organized in several disciplines for the convenience of studies. जब knowledge इतना ज़्यादा हो गया कि उसे एक इकट्ठा रख पाना संभव नहीं हुआ, तो हमने उसके डिफरेंट डिसिप्लिन्स बना दिए ताकि हम उसको आसानी से अध्ययन कर सके. ब्रांचेज उसके बना दी. फॉर एग्जांपल साइंस को हम जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है एक्चुअली साइंस ही, लेकिन हम उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के तौर पे अध्ययन करते हैं. ऐसे ही जब हमारा नॉलेज बढ़ता गया, हमने नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, साइंस ने तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे पास हो गई, मॉडर्नाइजेशन हमारे पास हो गई, बहुत अच्छे टूल्स हमारे पास हो गए, तो हमारे पास अब नई ब्रांचेस भी आ गई है ना साइंस की. माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, like that, so electronics, etc. There are so many branches under this science. So this is what? This is actually organized knowledge into different disciplines. And this knowledge, which is organized into different disciplines for the convenience of study, is based on inquiry, observations, and logical reasoning. And this knowledge is also testable by experiments, and it has logically convincing explanations. And it is this organized knowledge with inquiry, logical reasoning, and experimentation as its central themes that we call as science. And it is rightly to set the science as a domain of inquiry. Now, this domain of inquiry is being studied by our learners in the form of a discipline at school level. And as a discipline, science has its unique perspective. Now, science is not limited only to observation, experimentation, and analysis only. Rather, it has become a way of life. विज्ञान जो है अब एक जीवन जीने का तरीका बन चुका है, या विज्ञान में जो भी हम करते हैं वो हम लाइफ की बेटरमेंट के लिए करते हैं, ह्यूमन लाइफ की बेटरमेंट के लिए करते हैं. अब ह्यूमन लाइफ का मुद्दा नहीं रह गया. अब जो भी जहाँ भी लाइफ है हम उसकी बात करें तो साइंस ने हर लाइफ को बेहतर बनाने के प्रयत्न किए हैं. तो इसीलिए साइंस जो है अब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस से बढ़कर वे ऑफ लाइफ हो गया है. उसका एक रीज़न भी है.
अगर हम इंडिया की बात करें, इट मे बी द ओनली नेशन with a constitutional provision as fundamental duty to develop scientific temper among its citizen। अब भारत में देखिए, भारत सिर्फ एक ऐसा देश होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किया गया है कि हमने अपने सिटीजन में साइंटिफिक टेम्पर जो है वो विकसित करना है। वैज्ञानिक स्वभाव हमारे देश के नागरिकों का होना चाहिए। अब वैज्ञानिक स्वभाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वैज्ञानिक स्वभाव होगा तो हम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और उनका फ़ायदा लेंगे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम बेहतर और आरामदायक तरीके से जीवन को जी सकें। और इसी संदर्भ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A भी यही कहता है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म अमंग इट्स सिटीजन्स। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ वी थॉट अबाउट साइंस। For us in India, science is neither a pedagogical discipline nor a group of certain subjects. And it has been perceived as a way of life with rational thinking. This feeling and understanding needs to be inculcated among learners since childhood, then only they can perceive science as a part of their life. And our perception about science is associated with the notions like logic, rationality, truth, knowledge and इंटेलिजेंस। तो लाइफ विज्ञान का जो हम प्रयोग है वो बेहतर जीवन जीने के लिए करते हैं। इसीलिए विज्ञान को जो है बच्चों को बचपन से ही, स्कूल समय से ही, विद्यालय समय से ही अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो विज्ञान को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक स्वभाव को अपने अंदर सम्मिलित कर सकें। उसको नेचुरली उनके अंदर से वो आना चाहिए, वैज्ञानिक स्वभाव, और ताकि वो लाइफ को एक बेहतर और सिस्टमेटिक तरीके से जी सकें। और हम साइंस को ऐसे देखते हैं कि साइंस में जो है वो, उसमें लॉजिक है, रेशनैलिटी है, सच है, ज्ञान है, और उसमें बुद्धिमत्ता भी मौजूद है। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि साइंस क्या है? तो साइंस एक डायनामिक एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कवर करती है न्यू डोमेन्स ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी, born out of natural curiosity, logical reasoning and experimentation. We can also define it as a systematic attempt to discover by means of observation and reasoning particular facts about the world and to establish laws connecting facts with one another, and in some cases to make it possible to predict future occurrences. Thank you. Have a nice day.